एक मेरी फ्रेंड है, वो ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, तो उसके कान में कीड़ा चला गया। बहुत टाइम गैप रह गया निकलने में और कीड़ा कान में रहने में। तो हम ऐसा कोई तरीका है जिससे हम इंस्टेंटली कुछ कर सकें बिफोर गोइंग टू डॉक्टर्स? तो सबसे जो पहला एम होता है उसमें ये होता है कि आपको कीड़े को मारना चाहिए। अब नाउ हाउ टू किल अ इंसेक्ट व्हेन इट इज ऑलरेडी इनसाइड द ईयर। सो आप उसमें कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ना, कान में जैसे हमारी इचिंग हो तो ईयरबड के बॉक्स पे ही लिखा होता है कि इसको इट इज नॉट फॉर इंटरनल यूज, राइट? बॉडी के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बैक्टीरियाज दे आर कमेंसल टू द ईयर, सो दे कैन नॉट गेट एंट्री इनसाइड द स्किन until unless there is some scratch over there। वो स्क्रैच आप प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ईयरबड्स, वो आपको पता नहीं लगते हैं। कई लोग को हम देखते हैं, वो बोलते हैं कि मैं अभी ट्रीटमेंट करा के हूँ, मेरी नाक की हड्डी बढ़ गई थी तो ऑपरेशन हुआ है। नहीं, हमेशा सर्जरी नहीं होती। मैं इसके काफ़ी अगेंस्ट रहता हूँ कि हर चीज़ को नाक की हड्डी टेढ़ी बोल करके सर्जरी नहीं की जाती है। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मोस्ट ऑफ द लोगों की टेढ़ी ही होती है। सर मैंने ना एक वीडियो देखी, उसमें क्या था कि नोज के हेयर रिमूव करा रहे वैक्स से। जो नाक के अंदर के बाल है या जो बेस है उसका, जो हेयर फॉलिकल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर स्टैफ ऑरियस एक बैक्टीरिया होता है, वो कॉमनली रिजाइड करता है और दे आर वेटिंग। आपने बाल तोड़ का नाम सुना ही होगा। तो जब आप उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, वहाँ इंजरी होती है, जिसमें इट इज़ वेरी पेनफुल। जब मैं ऐसे वीडियोस देख रही थी ईएनटी से रिलेटेड, तो ये काफ़ी लोगों ने पूछा था कि स्लीप एप्निया कैन दिस लीड टू डेथ? डेफिनेटली यस, अनट्रीटेड स्लीप एप्निया कैन बी डेंजरस, कैन लीड टू। हाय गाइस, वेलकम टू वैशाली मेहता पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास कुमार। ही इज एन ईएनटी सर्जन। रेस्ट ही विल ब्रीफ अबाउट हिमसेल्फ। Thank you for having me. My name is Dr. Vikas Kumar. I did my MBBS from University College of Medical Sciences, which is a college of Delhi University, and did my masters in surgery from prestigious Maulana Azad Medical College. I did my senior residency for 3 years from there only, and after that I have my own setup in Vikaspuri, which is by the name of Scope ENT Center, and I am associated with Mata Chandan Devi Hospital and Apollo Spectra Hospital in Karol Bagh. नाइस टू हैव यू। आपके साथ तो बड़े मुश्किल से हम टाइम निकालने की कोशिश कर रहे Thank थे, you for हमेशा ऐसा हो जा रहा था। बड़ी मुश्किल से गाइस मैंने इनको आज पकड़ के बिठाया है। सो आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको क्वेरीज आए ईएनटी रिलेटेड, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। सो सर मैं स्टार्ट करती हूँ ना। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एक मेरी फ्रेंड है, वो ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, जर्नल में ही थी शायद, तो उसके कान में कीड़ा चला गया। वो बहुत देर तक गूं गूं करता रहा। जब वो पहुंचे, उनको टाइम में बहुत टाइम गैप रह गया निकलने में और कीड़ा कान में रहने में। सो हम ऐसा कोई तरीका है जिससे हम इंस्टेंटली कुछ कर सकें बिफोर गोइंग टू डॉक्टर्स? ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि कीड़े जो हैं मोस्टली बरसात के समय में कानों के अंदर या किसी और उसमें सिचुएशन में जा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है कि कान के अंदर कीड़ा है, तो पहले हमें ये समझना होगा कि ये क्या डैमेज कर सकता है। तो कीड़ा जनरली हमारे पर्दे को डैमेज कर सकता है, कान के कैनाल्स को डैमेज कर सकता है। तो सबसे जो पहला एम होता है उसमें ये होता है कि आपको कीड़े को मारना चाहिए। अब नाउ हाउ टू किल अ इंसेक्ट व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इनसाइड द ईयर। सो आप उसमें कुछ बूंदें, कोई भी ऑयल हो, मोस्टली कोकोनट ऑयल हो या मस्टर्ड का ऑयल हो, आप उसको 2 से 3 ड्रॉप्स कान के अंदर डाल सकते हैं। वो एक लेयर और एक कोटिंग बना लेता है कीड़े के आसपास, एंड द इंसेक्ट इज़ अनेबल टू ब्रीथ। वो सांस नहीं ले पाता एंड वो मर जाता है। तो इससे आपको टाइम मिल जाएगा टू गो टू अ सर्जन एंड गेट इट रिमूव्ड, और फर्दर जो डैमेज है, जो कीड़ा कहीं पे भी जा सकता है, वो रुक जाता है। तो ऑयल इज़ द बेस्ट, आई मीन फर्स्ट हैंड मेडिकेशन, आई मीन द सॉल्यूशन फॉर अ लाइव इंसेक्ट इनसाइड द ईयर। और अगर कान का पर्दा बाई चांस पड़ जाए तो वो रीग्रो होता है क्या? मोस्टली ट्रॉमेटिक परफोरेशंस रीग्रो हो जाती हैं। उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कान को आपको सूखा रखना चाहिए। कान का अगर पर्दा फटा है और छेद छोटा है, तो उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। किसी भी कीमत पे उसके अंदर पानी ना जाए। कान को सूखा रखें। कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन कान के अंदर नहीं डालें, तो वो उसके स्पॉन्टेनियस हीलिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अराउंड 90-95% केसेस में कान का पर्दा अपने आप हील हो जाता है। अगर वो इन्फेक्शन हो गया, पसानी स्टार्ट हो गई, तो उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाएँ। जैसे आई हर्ड अ केस जिसमें ना उनको फीवर वगैरह था, उसमें उनको डॉक्टर ने बोला कि कान का पर्दा आपका फट गया है।
तो वो ठीक होता है? जो फीवर वाली बात है वो मोस्ट लाइकली जो कंडीशन होती है वो उसको एएसओएम कहते हैं, अक्यूट सुपरएटिव ओटाइटिस मीडिया। ये मोस्टली जुकाम के बाद होता है। तो जुकाम से जो नोज़ का इन्फेक्शन होता है वो कान के अंदर जाता है, मिडिल ईयर के अंदर थोड़ी पस बनती है, एंड इफ़ अनट्रीटेड ये पस जो है वो पर्दा फाड़ के बाहर आ जाता है। दे आर यूजुअली स्मॉल परफोरेशन, बहुत छोटे छेद होते हैं, और वो जो है वो जैसे इन्फेक्शन सेटल हो जाता है विद द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स वो हील हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस हील हो जाते हैं। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड तो फिर छेद बड़ा हो सकता है या परमानेंट हो सकता है। ऐसे केसेस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, सो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस। डेफिनेटली। और मतलब आपके हिसाब से रेगुलर हमें मतलब ईयर चेक कराने चाहिए, चेकअप के लिए एनटी डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए? व्हाट आर द बेसिक्स थिंग्स जो आज के टाइम पे, जैसे हम बहुत नॉइज़ पॉल्यूशन भी है, तो इसमें हमें रेगुलर चेकअप कराना चाहिए? एज सच रेगुलर चेकअप्स की ज़रूरत नहीं है, बट एवरी पर्सन शुड हैव अ बेसिक हियरिंग टेस्ट विद देम। एक बेसलाइन हियरिंग इवैल्यूएशन होना चाहिए। चूँकि अगर वैसे पेशेंट्स जो एट रिस्क हैं ऑफ नॉइज़ इंड्यूस्ड ट्रॉमा, उसमें आपको एक बेसिक हियरिंग टेस्ट 2 साल 3 साल पे एक टेस्टिंग करानी चाहिए। बट जनरल पॉपुलेशन के लिए द आंसर इज़ नो। रूटीनली ईयर चेकअप की ज़रूरत नहीं होती है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ मिथ दैट ईयर नीड्स टू बी क्लीन्ड। ईयर क्लीनिंग को ज़रूरत नहीं, ईयर इज़ अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन। जब भी मैं अपने पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि ईयर इज़ अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन, आपको रूटीनली कराने की ज़रूरत नहीं है। सो दे आर आई मीन सरप्राइज विद दिस कि ईयर कान अपने आप को कैसे खुद साफ़ कर लेता है। तो बेसिकली व्हाट इट हैपेंस इज़ कि वो कान की जो एपिथेलियम है, जिसको शेडिंग जिससे वैक्स भी बनती है, वो रेगुलरली रूटीनली कुछ-कुछ टाइम पे होती रहती है। तो सेंट्रीफ्यूगली धीरे-धीरे वैक्स बाहर आता रहता है। कभी आप नोटिस करें कि आपने कान में उँगली डाली और थोड़ा-सा कुछ आ जाता है, देन यू जस्ट आई मीन थ्रो इट। इट्स अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। वो आपको पता नहीं लगेगा, वो वैक्स बनती रहती है, निकलती रहती है। कुछ लोग जिनमें या तो एनाटमी एबनॉर्मल है कान की, या वैक्स प्रोडक्शन ज़्यादा है, या कुछ अंडरलाइंग इश्यूज़ हैं, उनमें द आई मीन द परसेंटेज विल बी वेरी लेस, हार्डली 1 to 2% ऑफ द पॉपुलेशन दे एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ फ्रीक्वेंट ब्लॉकेज इनसाइड द ईयर। उनको रूटीनली 6 महीने या 8 महीने या जो भी ड्यूरेशन पे उनका ईयर ब्लॉक होता है, दे कैन गो टू एन ईएनटी एंड गेट इट आउट सेफली रादर देन डूइंग सम इंस्ट्रूमेंटेशन इनसाइड। लाइक लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ना कान में जैसे हमारे इचिंग हो तो ईयरबड, बट मैंने बॉक्स भी देखा है गाइस, ईयरबड के बॉक्स पे ही लिखा होता है कि इसको इट इज़ नॉट फॉर इंटरनल यूज़, राइट? सो आप लोगों को ये भी बताएं प्लीज़, जो हम यूज़ करते हैं ईयरबड इज़ नॉट सेफ आई थिंक। ईयरबड्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी फेस करते हैं पेशेंट्स भी और डॉक्टर्स भी। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी आप कान में कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं उसको वैक्स को निकालने के लिए या उसको इचिंग करने के लिए, सो देयर आर माइक्रो ट्रॉमास इनसाइड बॉडी के। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बैक्टीरियाज दे आर कमेंसल टू द ईयर, मोस्टली सोडोमोनास ग्रुप के होते हैं। सो दे कैन नॉट गेट एंट्री इनसाइड द स्किन until unless there is some scratch over there। वो स्क्रैच आप प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ईयरबड्स, वो आपको पता नहीं लगते हैं, एंड इट कैन लैंड यू इन ट्रबल। वहाँ से इन्फेक्शन जब स्टार्ट होता है तो कई बार एक छोटा बाल तोड़ से स्टार्ट होता है, हाईली पेनफुल कंडीशन होता है, ये यंग पॉपुलेशन में होता है। अब एक कंडीशन जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ वेरी डेडली डिजीज़, वेरी चैलेंजिंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फॉर द ईएनटी सर्जन्स, एंड at the same time it is preventable। so especially it is associated with the ear scratching जो earbuds यूज़ करते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स या इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स जिनका इम्यून सिस्टम डाउन है, लाइक रीनल ट्रांसप्लांट या पोस्ट कार्डियक स्टेंटिंग, इस टाइप के जो पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट्स में दे आर जनरली द ओल्डर पॉपुलेशन जिसमें ये सारी कंडीशंस होती हैं। इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डाउन होता है, एंड दे हैव द टेंडेंसी ऑफ डूइंग द ईयर स्क्रैचिंग विद द हेल्प ऑफ ईयरबड्स। उसमें जब ट्रॉमा होता है तो बॉडी जो है वो फाइट नहीं कर पाती इन्फेक्शन को, एंड द इन्फेक्शन एंड द डिजीज इज कॉल्ड malignant otitis externa। malignant वर्ड इज एसोसिएटेड विद कैंसर। malignancy का मतलब होता है ये कैंसर की तरफ फैलता है बीमारी, और ये बीमारी जो है ये बहुत ही जल्दी ब्रेन की तरफ जाती है, हाईली मॉर्बिड है, मोर्टेलिटी भी होती है, इसमें मौतें भी होती हैं, और ये स्टार्ट सिर्फ ईयर स्क्रैच से होता है। तो अगर आपके घर में ऐसे एल्डरली पेशेंट्स हैं या ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है या जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, तो उनमें ईयर स्क्रैचिंग जो है वो डेडली हो सकता है, और इस चीज़ से बिल्कुल बचा जा सकता है। अगर आप कान के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन ना करें तो ये कंडीशन मोस्ट लाइकली आपको नहीं होने वाली है। Such a good information that you share with us, guys.
सो ज़रूर ध्यान देगा, इस कान में प्लीज़ मत डाला करो वो सब, है ना? एक और आजकल आ गया है सर, ईयरबड्स की जगह ना एक की चेन टाइप का, उसमें आगे वो है, उसको आप कान में डाल के क्लीन कर लो। इज़ इट दैट इज़ गुड? आई हैव सीन दैट इन डीआईवाई जो शॉप है, डीआईवाई शॉप पे देखा है। मतलब कान साफ करने के लिए है वो कुछ स्टिक सा, उसमें बर्ड ईयरबड वो नहीं लगा हुआ कॉटन वगैरह, बट आप उसको जैसे हमें इचिंग हो रही है तो हम सैटिस्फाइड फील करते हैं ना उसको, वैसे उसके लिए। इज़ दैट गुड? नो, इट इज़ नॉट सेफ एट ऑल। कान के अंदर ऐसा कहना बहुत आसान होता है कि या बहुत रॉ लगता है कि कान साफ करना है, बट इट टेक्स स्किल टू क्लीन द ईयर, शुड बी डन बाय अ प्रोफेशनल ओनली, स्पेशली ईएनटी सर्जन से ही आपने कान क्लीन कराइए। क्योंकि अगर ट्रॉमा होता है वहाँ पे तो उसके जो परिणाम हैं, उसके जो रिपरकशन हैं वो बहुत ही ख़राब होते हैं। और ईयर कैनाल की एनाटमी इतनी सिंपल नहीं होती है, तो इवन अ सिंपल वैक्स शुड बी रिमूव्ड बाय अ आई मीन रजिस्टर्ड प्रोफेशनल ओनली। ओके। और यूजुअली जैसे हमने न्यूबॉर्न्स में देखा है कि बच्चा पैदा हुआ तो रहता है कि कान में तेल डालो उसका कान सही रहेगा, या हम खुद भी बड़े भी कभी-कभी ऐसे कान में ऑयलिंग कर लेते हैं। इज़ इट गुड और इज़ इट सेफ? डेफिनेटली नॉट सेफ एट ऑल। कान में किसी भी टाइप का ऑयल, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि ईयर इज़ अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो यू कैन गो टू एन ईएनटी सर्जन, शो इट, और उससे जो डायग्नोसिस बनती है वो अपना ट्रीटमेंट आप कराइए, रादर देन कि डूइंग इट बाय योरसेल्फ। छोटे बच्चों के कान को क्लीन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। वैक्स का जो फॉर्म है वो स्पेशली छोटे बच्चों में मोस्टली दे आर इन द लिक्विड फॉर्म, तो वो थोड़ा सा आपको दिखता है, आपको लगता है कि मैं इसको निकाल दूं, अगर आप नहीं भी निकालेंगे तो वो अपने आप निकल आएगा। नथिंग टू वरी एट ऑल। सरसों तो तेल जो घर का होता है उसमें कई बार फंगल एलिमेंट्स होते हैं, और बच्चों को एक या बड़ों को भी कान में दवाई डालने, कान में ऑयल डालने के बाद ओटोमाइकोसिस नाम की एक बीमारी हो सकती है जिसमें फंगस ग्रो हो जाती है। बेसिकली फफूंद होती है जो कान के अंदर ग्रो करती है, विच कैन बी वेरी डेंजरस। पर्दे को डैमेज कर सकता है, पर्दा फाड़ सकता है, पस करा सकता है, पेन करा सकता है। तो कान में ऑयल इंस्टॉलेशन खुद से बिल्कुल ना अ करें। बिग टाइम नो, या? बिग टाइम। सो नए जैसे न्यूबॉर्न बेबी हुआ, हम गेज कैसे करेंगे सर कि वो सुन पाता है नहीं सुन पाता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और ये आंसर देश के सारे लोगों के पास जाना चाहिए। रीज़न बीइंग, जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो आप उसके हियरिंग असेसमेंट जो है वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो बच्चा बता नहीं सकता कि उसको सुनाई देता है या नहीं देता है। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के हिसाब से अब तो गवर्नमेंट ने इसको इंक्लूड कर दिया है कि जितने भी बच्चे जो हैं आफ्टर बर्थ विद इन 7 डेज़ उसके कान का हियरिंग स्क्रीनिंग होना मैंडेटरी है। जहाँ पे भी नहीं होता वो हॉस्पिटल के बाहर से भी 7 दिन के अंदर एक हियरिंग टेस्ट करा लीजिए। उसको हियरिंग स्क्रीनिंग बोलते हैं, बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, ऑटो एकॉस्टिक एमिशन बोलते हैं उसको, ओएई। कान में छोटी सी मशीन लगाते हैं बच्चे के और हियरिंग स्क्रीनिंग हो जाती है। उसमें बस पास और रेफर 2 ही चीज़ आती है। तो ये इसके इसके जो इसका जो बेसलाइन है कि ये क्यों कराना है और क्यों ज़रूरी है अर्ली पिक करना, वो जानना बहुत ज़रूरी है। किसी बच्चे में, जब बच्चा पैदा होता है तो हियरिंग अगर नहीं होती, कोई कॉक्लियर मेलफॉर्मेशन है या नर्व नहीं बनी, सुनाई की नसें कमज़ोर हो गई, मेनिंजाइट, मदर को कोई इन्फेक्शन हुई उसकी वजह से जो है सुनाई डेवलप नहीं हुई बच्चे की, ये आपको तब तक पता नहीं लगेगा जब तक बच्चा 3 या 4 साल का, 5 साल का नहीं हो जाता है। और इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर बच्चा सुनेगा नहीं तो बच्चा बोलेगा नहीं। बच्चे के कान में आवाज़ नहीं जाएगी तो बच्चा लैंग्वेज डेवलप नहीं करेगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो लैंग्वेज कोई का जो टाइम है दैट इज़ अगेन 3-4 ईयर्स। और जो इंटरवेंशन है इसमें वो अर्ली है। अगर बच्चा बिल्कुल नहीं सुनता तो उसमें 1 साल या 1 साल के अंदर उसका कॉकलियर इम्प्लांट होना ज़रूरी है। दैट इज़ द आइडियल एज। ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद नहीं हो सकता। कुछ सेंटर्स 6 महीने पे भी करते हैं, 6 महीने के अंदर कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी नहीं होती है। 6 महीने पे कुछ सेंटर्स करते हैं। इंडिया में इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड कि 1 साल के अंदर आप 1 साल की एज पे कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कराइए, व्हिच इज़ बेसिकली एन इम्प्लांट डिवाइस जो कान के सुनाई की जो हमारा कॉक्लिया होता है उसके अंदर ही डाल दिया जाता है। ओके। वहाँ से बच्चा जो है साउंड प्रोसेसिंग कर पाता है और बच्चे को सुनाई दे जाती है। सो बाहर से कोई विजिबल नहीं रहेगा? विज़िबल होता है, कॉक्लियर इम्प्लांट्स विज़िबल होता है, क्योंकि जो इम्प्लांट होता है वो हम कान के नीचे अंदर के हिस्से में डाल के, उसके एक मैग्नेट होता है जो स्किन के जो सर का स्किन होता है उसके नीचे फिट होता है। दूसरा जो डिवाइस होता है वो उसके ऊपर उसके साथ अटैच हो जाता है। ओके। वो इम्प्लांट दिखता है, बट दैट इम्प्लांट इज़ द ओनली थिंग जो उस बच्चे को वापस नॉर्मल लाइफ में ला सकता है, समाज के साथ जोड़ सकता है। नहीं तो वो बच्चा
बाकी इंटेलिजेंस एंड सारी चीज़ें ठीक होएगी, वो सुनेगा नहीं और वो बोलेगा नहीं, विच विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन द फैमिली इन देयर सोसाइटी। आपके पास कोई ऐसा केस आया जिसमें छोटा बच्चा था और आपने गेज किया? हम रूटीनली, मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से पास आउट हूँ, हम रूटीनली, हमारा प्रॉपर कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम था एंड हम रूटीनली करते थे कॉकलियर इम्प्लांट छोटे बच्चों का। इसमें हमारे साथ जो समस्या आती थी कि लैक ऑफ अवेयरनेस, कि बच्चे बहुत लेट प्रेजेंट करते थे, कई बार 7 साल 8 साल 9 साल, जितना लेट होगा उतने हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो ख़राब होते जाते हैं। तो जितनी जल्दी बच्चा आएगा, जितनी जल्दी उसकी सर्जरी होगी और उसके बाद थेरेपी स्टार्ट होगी, बच्चे को वापस ये समाज की मुख्य धारा में जोड़ने में उसको मदद मिलती है। तो हमारा प्रॉपर प्रोग्राम चलता है मौलाना आज़ाद में, और वहाँ गवर्नमेंट में आप करा सकते हैं, कोई भी पेशेंट वहाँ जाके करा सकता है। सो आपके पास ऐसे कोई केसेस आते हैं कि मतलब ईयर लॉस हो गया, हेयरिंग लॉस हो गया, उसके बाद आ रहे हैं, या आपने कभी ऐसा हुआ कि हो सकता था हो जाता, वो आपके पास टाइम से आ गए? तो बच्चों की बात करूँ, बच्चों बड़ों दोनों का? इसमें बहुत सारे मतलब काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही वाइड क्वेश्चन है। इसमें छोटे बच्चों का ट्रीटमेंट अलग है, छोटे बच्चों का मैनेजमेंट अलग है। छोटे बच्चों में हमारे पास जो, इसको प्रीलिंगुअल बोलते हैं, कि बच्चे ने अभी स्पीच डेवलप नहीं की है और तब उसको हियरिंग लॉस हो गया, उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। उसमें कॉकलियर इम्प्लांट्स हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए। आइडियल एज इज़ लेस देन 5 ईयर्स। सीजी गाइडलाइंस में कई 16-17 साल तक हम कर सकते हैं, बट मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको कम से कम उम्र में बच्चे को कॉकलियर इम्प्लांट्स करना है, विच इज़ प्रीलिंगुअल। अब जो पोस्ट लिंगुअल है, पोस्ट लिंगुअल मतलब स्पीच डेवलप आपकी हो गई, उसके बाद आपको हियरिंग लॉस हुआ, उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, और जिस हिसाब के कारण उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट। तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट, अगेन बहुत ही ज़रूरी सवाल भी है और जवाब भी है, कि सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के बारे में थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा। श्योर, यस। ये इसलिए भी करना चाहूँगा क्योंकि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है, इसके बारे में अवेयरनेस बहुत लिमिटेड है। तो इसमें होता ये है कि मैं पेशेंट का एग्ज़ाम्पल देके आपको मैं थोड़ा-सा समझाऊँगा, कि सडनली आप, यंग पेशेंट है या ओल्ड पेशेंट है, सडनली आप सोते हो और सुबह उठते हो और एक कान की सुनाई आपकी चली जाती है। एंड यू आर स्कैर्ड कि भई मेरे एक कान में सुनाई नहीं आ रही, या आ रही है तो थोड़ी फटी-फटी आवाज़ आ रही है। फिर आप सोचते हो कि चलो मैं 1-2 दिन वेट कर लेता हूँ, आ जाएगा, नहीं आती। फिर आप उसके अंदर कुछ ऑयल डाल लेते हो। फिर आप नहीं सेटल हो रहा तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो कि ये क्या हो गया? डॉक्टर देखते हैं, वो कहते हैं नहीं, कान का पर्दा वगैरह सब ठीक है, आप सुनाई की जाँच कराओ। सुनाई की जाँच कराते हैं और एक साइड की सुनाई की जो नस है वो बिल्कुल ही ख़राब बताई जाती है, कि ये तो सुनाई ही चली गई इस कान की सडनली। इट हैपेंस लाइक दैट ओनली, सडन, एकदम से होता है। कॉजेज़ कैन बी मेनी, मोस्टली दे आर वायरल, मोस्टली दे आर वायरल। तो 60-70 और मोस्टली 80% केसेज़ में ये वायरल ही होता है। 15-20% केसेज़ में कारण हो सकते हैं, जिसमें ब्रेन ट्यूमर्स भी आते हैं, जिसमें कई बार कुछ आर्टरी के, कुछ स्ट्रोक के सिम्पटम्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, जिसमें सडनली हियरिंग लॉस हो सकता है। ये इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि जो वायरल कॉज़ ऑफ सडन हियरिंग लॉस है, वायरल कॉज़, उसका ट्रीटमेंट प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट मतलब अगेन, जितनी जल्दी उतना अच्छा, और उतनी जल्दी उसकी रिकवरी हो सकती है। जितना आप लेट करेंगे उसमें रिकवरी के चांसेस, उसमें हमारे चैलेंजेस क्या हैं? जैसे सपोज़ पेशेंट के कान में सडन हियरिंग लॉस हो गया, सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो गया, और पेशेंट आता है हमारे पास, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा-सा डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब, एज़ अ पेशेंट आप क्या सोचते हो कि हम जाएँगे, हमारे को दवाइयाँ मिलेंगी, टैबलेट्स मिलेंगी, या एक आधा इंजेक्शन मिलेगा, हम ठीक हो जाएँगे। उसका ट्रीटमेंट है मोस्टली, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, दैट इज़ इंट्राटिम्पैनिक स्टेरॉइड्स। ये कान के अंदर इंजेक्शन लगते हैं, कान के अंदर स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ओरल स्टेरॉइड्स भी चलती हैं। फिर तीसरा ट्रीटमेंट होता है हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी, जिसमें एक चेंबर होता है, उसमें ऑक्सीजन हाई प्रेशर में होता है और आपको जाना होता है। अब ये तीनों चीज़ें जो है ना, वो पेशेंट के लिए एलियन है। कान में इंजेक्शन लगेंगे डॉक्टर साहब, ये तो मतलब बहुत ही मुश्किल है, पेनफुल रहा होगा। अच्छा, ये दूसरा, ये हाइपरबैरिक क्या चीज़ होती है? तो पेशेंट डर जाते हैं। वो फर्स्ट ओपिनियन के बाद हार्डली, बहुत अगर ट्रस्ट है तो तभी आते हैं, अदरवाइज़ वो सेकंड ओपिनियन के लिए कहीं इधर-उधर चले जाते हैं, कि नहीं, तब तक हमारा जो गोल्डन टाइम है 2 वीक्स का, वो चला जाता है। तो बेस्ट टाइम इज़ विदिन 72 आवर्स। 72 आवर्स के अंदर अगर हमने ये इंजेक्शंस लगा लिए, तो हमारे रिकवरी के चांसेस वायरल हियरिंग लॉस में बहुत अच्छे हैं। जितना लेट होता जाएगा, उतने आपके रिकवरी के चांसेस कम होते जाएँगे। तो बेसलाइन ये है कि अगर आपके कान में सडन हियरिंग लॉस है, कैन बी बिकॉज़ ऑफ सिंपल वैक्स, कैन बी बिकॉज़ ऑफ दिस वायरल इलनेस, कैन बी बिकॉज़ ऑफ
ब्रेन कैंसर्स ऑल्सो। तो ऐसी सिचुएशन में आप जल्द से जल्द अपने ईएनटी सर्जन को दिखाइए, टेस्टिंग कराइए और आप जो भी उसका पॉसिबल ट्रीटमेंट है उसको स्टार्ट कराइए, लेट नहीं कराइए। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी सर, आप मुझे बताए थे कि हेयरिंग लॉस हो जाता है, पता नहीं चलता क्योंकि उनको वी वर डिस्कसिंग दिस विद यू, तो आपने बताया था कि कान में हूँ हूँ ऐसे कुछ आवाज़ आती रहेगी, उनको लगेगा कि मुझे सुनाई दे रहा है। सो गाइज़ मेक श्योर ऐसा कुछ है ना, आपने बताया था कि साउंड आएगी हवा की, हमें हार्ट बीट की, तो हमें पता नहीं चल पाता कि हमारी एक्चुअली में हेयरिंग लॉस हो गया या नहीं, तो लगता है कि साउंड तो आ रहा है। तो वो चीज़ भी एक बार आप एक्चुअली उसका रीज़न है कि आपका दूसरा कान नॉर्मल है, दूसरा कान कॉम्पनसेट कर रहा होता है, सुनाई करवा रहा होता है, वहाँ से सुनाई आपको ठीक आ रही होती है, तो आपको अप्रिशिएट नहीं होता कि मेरी चली गई है। बेसिक सबसे घर पे अगर आपको देखना है कि आपको हियरिंग लॉस नहीं है, तो आप फ़ोन पे अब देख लो कौन से कान से आपको फ़ोन पे बातचीत ठीक हो पा रही है। बेसिक सबसे आसान है घर पे तरीका, क्योंकि बाहर से जब आवाज़ आएगी तो आप उसको मेक आउट नहीं कर पाएँगे कि कौन सा कान आपको सुन रहा है। फ़ोन पे आप बातचीत कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इस कान से ज़्यादा आ रही है, इस कान से कम आ रही है। अगर सुनाई कम आ रही है, स्ट्रेट अवे गो टू एन ईएनटी एंड गेट द टेस्ट डन। टेस्टिंग हो या एग्ज़ामिनेशन हो, वो आपको वहाँ से करा लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, सो दैट कि अगर ट्रीटमेंट हो तो हमारा जो गोल्डन विंडो पीरियड है वो आपका लूज़ ना हो। सो आफ्टर 72 आवर्स इफ समबडी इज़ कमिंग टू यू, तो वो क्योर हो सकता है? बिल्कुल, चांसेस आर लेस ऑब्वियसली, बट ऐसा नहीं है। मैंने बोला कि 72 आवर्स आर द गोल्डन टाइम। गोल्डन टाइम मतलब उसके अंदर अगर हम स्टार्ट कर देते हैं, तो जितना इन्फ्लेमेशन जितनी जल्दी सेटल होगा, उतना डैमेज जो है वो कम होगा। तो जितना लेट होता जाएगा, डैमेज के चांसेस बढ़ते जाएँगे। आपके हिसाब से मतलब मैंने खुद भी पर्सनली काफ़ी लोग एजेड भी मिले हैं, ऐसे बीच के भी मिले हैं एज वाले, कि उनको बहुत जल्दी हियरिंग लॉस हो गया है, एक कान से सुनाई दे रहा है। तो आप मतलब क्या जो आजकल चेंजेस हैं एनवायरनमेंट में उसकी वजह से इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं? हियरिंग लॉस जो है, जो नेचुरल हियरिंग लॉस है, एवरीबॉडी हैज़ टू सफ़र सम काइंड ऑफ हियरिंग लॉस विद द एडवांसिंग एज। वो तो हर किसी को होना है। किसका किस एज पे होना है वो भी कह नहीं सकते। कुछ हद तक ये जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, किसी को बहुत अर्ली सेट इन कर जाता है, किसी को काफ़ी लेट होता है। तो आप जो कर सकते हो ये है कि एक जो नॉइज़ है, एक एम्बिएंट नॉइज़ जिसको बोलते हैं, नॉइज़ी एनवायरनमेंट को अवॉइड कर सकते हैं, लाउड नॉइज़ को अवॉइड कर सकते हैं, ईयरफ़ोन्स एंड हेडफ़ोन्स को काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करना और हाई वॉल्यूम में यूज़ करना, वो आप अवॉइड कर सकते हैं। यू विल नॉट बिलीव 20-25 साल के यंग लड़के लड़कियां भी क्लिनिक्स में आ रहे हैं कि हमारे कान में सुनाई कम आती है, और द सिंगल रीज़न इज़ यूजिंग आई मीन लाउड म्यूज़िक, और वो लंबे टाइम तक ईयरफोन्स और हेडफोन्स लगाते हैं, जिसकी वजह से जो स्लोली है वो कॉकलिया आपका डैमेज होता चला जाता है और सुनाई जो है वो इरिवर्सिबली लॉस होता चला जाता है। अच्छा खाना, हेल्दी डाइट, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी डाइट की ख़राब रहेगी तो फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा बॉडी में, एंड दैट इज़ अगेन गोइंग टू डैमेज द कॉक्लिया। हियरिंग आपकी ख़राब होती जाएगी। जैसे कान में हमारे आवाज़ आती है कभी-कभी टूं टूं, हम मेरे भी खुद के भी आती है, मैंने भी शायद आपको 2 बार विज़िट किया था इसलिए। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? कोई लोग बोलते हैं, मैंने और लोग मतलब मुझे लग रहा था कि कुछ अलग से तो नहीं मुझे हो गया, तो मैंने और से भी पूछा, वो कहते हैं हमें भी कभी-कभी बीप का साउंड आएगा, कभी-कभी अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है। इज़ इट नॉर्मल और इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। टिनाइटस, इसको टिनाइटस कहते हैं, ओके, जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होता है जो कान में हमें सुनाई देता है, टिनाइटस कहते हैं। ओके, टिनाइटस का डायग्नोसिस, टिनाइटस इज़ नॉट अ डिज़ीज़ पर से, एक साइन है। ओके। तो टिनाइटस जब भी कान में कुछ गड़बड़ी होती है तो ब्रेन परसीव करता है, कुछ एबनॉर्मल है तो उसको टिनाइटस फॉर्म में ही वो परसीव करता है। तो ओकेजनल टिनाइटस होना इज़ ओके, ओके। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कान एक्चुअली ब्रेन के बिल्कुल ही जो उसका हियरिंग मैकेनिज़्म है वो काफ़ी ब्रेन के अंदर ही होता है। तो वहाँ से वहाँ के आसपास बहुत मेजर वेसल्स, ब्लड वेसल्स सारी निकलती हैं। कई बार साउंड ट्रांसमिट होना इज़ ऑल्सो ओके, बट ऐसी इन सब सिम्पटम्स में कुछ भी अगर परमानेंटली हो रहा हो या रूटीनली हो रहा हो आपको कंटिन्यूअसली लंबे टाइम से, देन यू शुड सीक मेडिकल हेल्प। कभी-कभार होना इज़ ओके। और आजकल जो हम हेडफ़ोन लगाते हैं, वो इनसाइड वाले बेटर हैं या जो ओवर द हेड लगाते हैं वो बेटर है? हाँ, ये सवाल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं कई बार एडवाइस करता हूँ अपने पेशेंट्स को कि अगर आपने ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स की बात कर लें, हेडफोन्स आर डेफिनेटली बेटर देन ईयरफोन्स, क्योंकि हेडफोन्स में जो साउंड कंडक्शन है वो एयर के साथ साथ बोनी ट्रांसमिशन भी होता है, तो वो थोड़ा सा प्रोटेक्शन देता है कंपेयर टू ईयरफोन्स। और आप यूज़ करना ही है तो नॉइज़ कैंसलेशन वाले हेडफोन्स आप अगर यूज़ करें तो दे आर आई मीन मच मच बेटर, लॉन्ग रन में आपको काफ़ी हेल्प करेगा वो। और लास्ट नोज़ से ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन मेरा जो है आज का वो ये है कि जैसे हम ट्रैवल करते हैं,
प्लेन्स में, तो बच्चों को बहुत जल्दी कान में दर्द हो जाता है आफ्टर सम टाइम। मतलब हम लोग अभी तक 2 घंटे की फ़्लाइट ली है, तो उसमें मेरे बेटे को तो हो जाता है, बट मैं फिर भी ठीक लगता है मुझे। बट वो ही स्टार्टेड क्राइंग इन द फ्लाइट कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है। सो व्हाट इज़ दैट वी कैन डू टू प्रिवेंट दिस? आपको वो समझना पड़ेगा कि ये पेन हो क्यों रहा है, पहली बात तो। बिकॉज़ जब भी आप फ्लाइट में जाते हैं, हमारा कान जो है वो 3 हिस्सों में होता है। एक एक्सटर्नल ईयर, एक मिडल ईयर, एक इनर ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर दे आर फिल्ड विद एयर। इनर ईयर में वाटर होता है, वाटर मतलब फ्लूइड होता है। तो ये जो पेन है दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द प्रेशर इम्बैलेंस बिटवीन द एक्सटर्नल ईयर एंड द मिडल ईयर। तो जब भी हम फ्लाइट में होते हैं तो वहाँ पे प्रेशर डिफरेंट होता है, नीचे की हवा लेके ऊपर जाते हैं। ये प्रेशर इम्बैलेंस की वजह से कान के जो पर्दे हैं वो अंदर खिंचते हैं, एक तरफ बाहर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है, अंदर की तरफ कम हो जाता है। तो प्रेशर जो है वो इम्बैलेंस की वजह से ये पेन होता है। अब प्रेशर बैलेंसिंग के लिए भगवान ने ऑलरेडी हमें सिस्टम दे रखा है, विच इज़ कॉल्ड स्टेशन ट्यूब। कान और नाक के बीच में एक ट्यूब होती है, और जो नॉर्मली बंद रहती, बट जब भी आप चूइंग करेंगे, सॉलोइंग करेंगे या यॉनिंग करेंगे, उसमें ये खुल जाती है। ये खुलती है और ये प्रेशर जो है वो मिडल ईयर और उसके बाहर का प्रेशर जो है वो बैलेंस कर देता है। तो जब भी फ्लाइट में आप टेक ऑफ हो या लैंडिंग हो, उस टाइम पे बच्चे को फीड कराना, ये अनाउंसमेंट भी होती है, ये अनाउंसमेंट भी होती है कि छोटे बच्चे जितने भी फ्लाइट में हैं, अगर टेक ऑफ के टाइम पे यू हैव टू फीड द चाइल्ड। क्योंकि फीड करेगा तो बच्चा सॉलो करेगा तो स्टेशन ट्यूब ओपन होगी, ओपन होगी तो वो प्रेशर बैलेंस विथ टेक ऑफ एंड विथ लैंडिंग वो होता रहेगा। बड़े लोगों के लिए भी यही है कि आप कुछ रखें अपने पास, और एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग आपको कुछ ना कुछ खाना चाहिए। ओके। और गाइस सर, जैसे ना आजकल मैं नोटिस किया है, जब जिम जाते हैं, मैं एक किसी का और का भी पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें क्या था, वो बता रहे थे कि हमको हेडफोन नहीं लगाने चाहिए व्हाइल वी आर डूइंग एक्सरसाइज। सो आपका क्या कहना है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप हेल्थ इंप्रूव करने के लिए जा रहे हो, ऑन द अदर साइड आप कान में वो इतना हेडफोन लगा लेते हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इतना लाउड म्यूजिक सुन रहे हो, आप हेल्थ ठीक करने के लिए गए हो, बट आपके ईयर में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसा मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि जिम में मत यूज करो। मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। व्हाट इज योर? नहीं नहीं, यू आर राइट, बट उसके पीछे के जो साइंस है वो बड़ा सिंपल है। बाहर की जो नॉइज़ होगी, बाहर की जो शोर होगा, अगर आपको कुछ सुनना है तो आपको जो साउंड आ रही है उस शोर से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जिम में ऑलरेडी बहुत ही हाई वॉल्यूम पे गाने बज रहे होते हैं, यस। उसके बीच में आपको अपने गाने सुनने हैं। तो आपको अब उसकी जो वॉल्यूम है अपने ईयरफोन्स या हेडफोन्स की, उस साउंड से ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। ओके। तो कान को नहीं पता, कि कान को तो यही पता है कि मुझे एग्जैक्ट वॉल्यूम कितना मिल रहा है। आपको सुनाई दे रहा है 90 डेसिबल पे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट कान को तो आदत नहीं है 90 डेसिबल की, उसको तो नॉर्मल बातचीत की आदत है 60-70 डेसिबल की। तो ऐसे सिचुएशंस में जब कान को आप लाउड साउंड देंगे तो नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होएगा। ये सेम चीज़ ये सही बैठती है जब मेट्रो में ट्रैवल करते हैं। मैं कई बार पूछता हूँ पेशेंट्स को कि आप नॉइज़ी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं? कह रहे नहीं सर कुछ नहीं, बस आधा घंटा सुनता हूँ। उनका कहाँ पे सुनते हैं? सर मेट्रो में। मेट्रो की जो एम्बिएंट नॉइज़ है, जो मेट्रो का साउंड है, वही 60-70 डेसिबल के आसपास। अगर सुनना है तो उसको आपको उससे ऊपर करना पड़ेगा। तभी मैंने बोला कि नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन्स एंड ईयरफोन्स शुड बी यूज्ड, जो कि बाहर की जो नेचुरल साउंड है उसको सप्रेस कर दे और आपके कान को जितना साउंड चाहिए उतना ही मिले। ओके। कई अच्छे ईयरफोन्स हेडफोन्स में वो भी फैसिलिटीज़ है, जिसमें कि इफ़ यू इंक्रीज़ द वॉल्यूम देन आफ्टर अ लिमिट इट विल गिव यू अ वार्निंग कि आपको इसके ऊपर डैमेज कर सकता है। दैट इज़ आई मीन included in a lot of earphones and headphones nowadays. So you should, I mean, regard that bar and be below it. इसके अलावा आपके पास ऐसा कोई केस आया हो जो, मतलब जैसे आपने इम्प्लांटेशन करा है और बहुत हैप्पी भी कोई फैमिली फील करा हो कि बहुत उनको लग रहा था कि नहीं ठीक होगा, इसको सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा कोई केस आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, गुड और बैड? Cochlear implants में मोस्टली पेशेंट्स आर हैप्पी, मोस्टली पेशेंट्स आर हैप्पी इसमें। क्योंकि पेशेंट की पूरी लाइफ, हम कहते हैं ना कि साइंस जो है या जो मेडिकल साइंस है वो बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट ऑर्गन्स को नहीं कर पाया, बट अगर सबसे ज़्यादा किसी फील्ड में कर पाया किसी ऑर्गन को तो वो कॉकलियर इम्प्लांट है, जिसमें कान को आप बिल्कुल ही बाईपास कर देते हैं, और भगवान ने जहाँ पे सुनाई बिल्कुल ही ले ली वहाँ पे आप उसको सुनाई वापस कर रहे हैं, जिससे सुनाई भी आएगी और स्पीच भी आएगी। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है ऑफ द पेरेंट्स, क्योंकि सिर्फ कान में इम्प्लांट लगाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। इम्प्लांट का काम, सर्जरी तो 1.5 से 2 घंटे की हमारी होती है, एंड दैट ओनली कॉन्स्टिट्यूट्स 20% ऑफ द जॉब।
80% ऑफ द जॉब इज़ डन बाय द स्पीच एंड द बिहेवियरल थेरेपिस्ट, जो उसके बाद उसकी थेरेपीज करते हैं और बच्चे को वापस मुख्य धारा में जोड़ते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ पेशेंट। जब कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उसके बाद अब वो अलग अलग प्रोफेशंस में हैं, इनफैक्ट एमबीबीएस कर रहे हैं, बीटेक्स कर रहे हैं। एंड व्हेन वी सी दोज पेशेंट वी फील वेरी हैप्पी दैट यू आर एबल टू चेंज द लाइफ ऑफ सच आई मीन पीपल। तो ये लाइफ चेंजिंग इंटरवेंशन है, शुड बी वाइडली डन वाइडली। उसके पहले इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सारी जगह प्रोग्राम चल रहे हैं। सो ऑल द डॉक्टर्स शुड कम टुगेदर इन दिस काइंड ऑफ एडवेंचर, जहाँ पे पीडियाट्रिशियंस, नियोनेटोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, जहाँ पे भी ये, क्योंकि बच्चे जहाँ पे भी मदर्स हैं या बच्चे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले होती है। तो अगर आपको ऐसा है तो उनकी हियरिंग एवेल्युएशन सबसे पहले होनी चाहिए। सर आप भी ये सर्जरी करते हैं तो इसकी मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम कॉस्ट क्या कितनी आ जाती है? कॉकलियर इम्प्लांट्स जो हैं वो अभी इंडिया में थोड़े से कॉस्टली साइड पे ही आते हैं, क्योंकि इम्प्लांट का कॉस्ट ही 5.5 से 6 लाख रुपए का होता है मिनिमम। कुछ अच्छे इम्प्लांट्स या कुछ अलग टाइप के इम्प्लांट्स हैं, कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कॉस्ट और ज़्यादा जा सकती है। तो 5.5 से 6 लाख इम्प्लांट का कॉस्ट होता है। उसके अलावा सर्जिकल कॉस्ट एंड हॉस्पिटल स्टेज और सारे कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ हॉस्पिटल एंड टियर ऑफ हॉस्पिटल ऑल्सो, उसके हिसाब से उसकी सारी कॉस्टिंग होती है। सो आप कितने सालों से सर ये सब कर रहे हैं, कैसा लगता है मतलब? पिछले 5-10 साल से तो ये सारा कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम में हम लोग जुड़े हुए हैं। और अब पहले मैं गवर्नमेंट में था तो उस टाइम गवर्नमेंट प्रोग्राम से था। अभी मैं प्राइवेट सेटअप में आ गया हूँ तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि मोस्टली गवर्नमेंट सेटअप्स में जो फंड्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लांट्स आ जाते हैं। प्राइवेट सेटअप्स में बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कॉकलियर इम्प्लांट्स कर सकते हैं। या तो पेशेंट खुद को इम्प्लांट खरीद लें और जो सर्जन है वो ऑपरेट उसको लगा दें। दूसरा, कुछ एनजीओज़ हैं जो इम्प्लांट्स से जो पुअर पेशेंट्स हैं उनके लिए फ़ंड कर देते हैं, वहाँ से पैसे आ जाते हैं। कई बार इंडिविजुअल्स भी हैं जो फंडिंग करते हैं। कुछ लोकल एमएलएज़ और एमपीज़ भी हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, अपने फंड्स के साथ पेशेंट को इम्प्लांट अवेलेबल करा देते हैं एंड द सर्जन दे आर एबल टू डू इट। सो मैं ये सर्जरी फ्री में करने को करता हूँ, जब अगर इम्प्लांट्स का अगर हमारा व्यवस्था हो जाती है तो। और कई बार हम इसमें कोशिश भी करते हैं कुछ एनजीओ से बात करके अपने लेवल पे भी कि इम्प्लांट्स हमें मिल जाएं तो सर्जरी कैन बी डन फॉर फ्री, और जो पुअर पेशेंट्स हैं उनको भी ये इम्प्लांट की सुविधा मिलनी चाहिए। सो थैंक यू सर। सो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली गाइज, आप सर को कैसे रीच आउट कर सकते हैं, सब डिटेल्स मैं ब्रीफ में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में नीचे। आप सर से अगर आप किसी को मिलना है सर से तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन वेस्ट दिल्ली, आई वुड से, राइट सर? सो मूव टू नेक्स्ट वन। लाइक अब हम बात करते हैं गाइज, लाइक सर थायराइड और थायराइड ग्लैंड में क्या डिफरेंस है? थायराइड ग्लैंड एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। थायराइड ग्लैंड बेसिकली ग्लैंड एक ही होता है हमारे पास, उसको थायराइड ग्लैंड ही कहते हैं। यूजुअली जैसे लोग बोलते हैं हमें थायराइड बढ़ गया, जो थायराइड की मेडिसिन वो आजकल। थायराइड ग्लैंड एक बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे नेक के बिल्कुल बीच में सेंटर में होता है। और उसका काम जो है वो कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिसको थायरॉक्सिन बोलते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन्स वो प्रोड्यूस करता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म में बेसिकली काम आता है। तो अगर या तो कई बार थायराइड फंक्शनल, हाइपर फंक्शनल या हाइपो फंक्शनल हो सकता है, हार्मोन्स ज़्यादा बना सकता है, हार्मोन्स कम बना सकता है, बहुत सारी बीमारियों में ऐसा हो सकता है। और ऐसे प्रोसेस में उसका साइज़ भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, द ट्रीटमेंट कैन बी अ मेडिकल मैनेजमेंट जो कि सिर्फ दवाइयों से होता है, और अगर साइज़ बढ़ना शुरू हो जाए तो ट्रीटमेंट कैन गो टुवर्ड्स अ सर्जिकल ट्रीटमेंट। जैसे मैंने कई लोग देखे हैं, एक मैं मेरे नेबर में भी रहती है आंटी, उनका ये पार्ट पूरा इतना मोटा सूज गया है। ठीक है, इवन मेरी मदर इन लॉ का हमने चेकअप कराया था, उनके यहाँ पे इतना एक आंटी का तो बहुत बड़ा ऐसे मोटा सा ये चीज़। और उनको बोला डॉक्टर ने कि आपका थायराइड ग्लैंड बढ़ गया है, सो इधर आप सर्जरी करा लो इसकी, अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है। सो अगर अब दोनों एग्जाम्पल है, मेरी मदर इन लॉ का बहुत हल्का सा स्वेलिंग है, उन्होंने कहा अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तो इसको छेड़ो मत, क्योंकि ये एरिया बहुत वैसा है, क्रिटिकल है, इसको ऑपरेशन करना इज नॉट दैट ईजी। तो आपका क्या कहना है कि मतलब ठीक रहता है क्या? और जो आंटी जिनका इतना ऐसे पूरा और का बहुत विजिबल बड़ा सा, वो भी नॉर्मल है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो व्हाट इज योर सजेशन इन दिस? तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि थायराइड में सिर्फ एक बीमारी नहीं होती है। थायराइड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इट कैन बी अ बिनाइन प्रॉब्लम, इट कैन बी अ मलिग्नेंट प्रॉब्लम। बिनाइन प्रॉब्लम मतलब सिर्फ एक गांठ है, हार्मोन्स आपके नॉर्मल हैं, कोई प्रेशर सिम्टम्स वो नहीं डाल रहा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे आपका सांस का रास्ता होता है, उसके जस्ट पीछे खाने का रास्ता होता है। साइज़ ज़्यादा बढ़ेगा तो सांस में दिक्कत आ सकती है, खाना खाने में अटकन या रुक सकता है रास्ता वो। तो अगर
वो बिनाइन है, कुछ भी नहीं कह रहा, बहुत ही छोटा लीजन है, तो आप उसको सीरियल फॉलोअप अल्ट्रासाउंड से आप उसको फॉलोअप कर सकते हैं। अगर वो साइज़ बड़ा है या वो मलिग्नेंसी की तरफ जा रहा है या सस्पिशियस है कि कैंसर्स भी हो सकते हैं, या आपको डाउट लग रहा है कि ये रिसेंटली कुछ टाइम में काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रहा है, तो उसकी प्रॉपर जांच करा के, जिसमें अल्ट्रासाउंड और एफएनएसी, ये दो जो है डायग्नोसिस इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, एक करा के आप उसका ट्रीटमेंट उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको याद हो, मेरे कज़न था माधव करके, वो छोटा बच्चा 6-7 इयर्स का, उसका आपने टॉन्सिल्स का ट्रीटमेंट किया था। हाँ, टॉन्सिल एंड एडेनोइड बोथ। टॉन्सिल हाँ, उसका मतलब वो मैं चाहूँगी कि आप वो केस थोड़ा डिस्कस करें ताकि लोगों को पता हो। मतलब हमने जो उसके साथ होता क्या था, वो खेलता था, वो बेहोश हो जाता था, ठीक है? जैसे उनके घरवालों ने बताया। फिर उन्होंने थोड़ी देर देखा कि शायद थक के वो हो गया है या कुछ हुआ है। 2-3 बार ऐसे हुआ, फिर क्या हुआ कि बहुत जल्दी-जल्दी ऐसे होने लग गया था। फिर वो आपके पास आए थे, इफ यू रिमेंबर, तो आपने उसको ट्रीट किया था। वो क्या प्रॉब्लम थी? आप एक बारी मतलब उसमें एक्चुअली उसके साथ और भी सिम्टम्स थे। बेसिकली वो टॉन्सिलाइटिस एंड एडिनोइडाइटिस, एडिनोइड दोनों उसमें प्रॉब्लम थी। उसका एयरवे बिल्कुल ही ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा था। ग्रेड 4 टॉन्सिल्स थे, तो सांस आई मीन वो साइज़ उसका इतना बड़ा था कि वो मुंह के अंदर सांस लेने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, खाना खाने में भी दिक्कत होती थी, बार बार टॉन्सिल्स ख़राब होते थे, इन्फेक्शंस होते थे, जिसकी वजह से बच्चा बीमार रहता था। एडिनॉइड्स का साइज़ भी ग्रेड 4 था, तो नाक से भी सांस नहीं आ रही, मुंह से भी सांस नहीं आ रही, तो बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी काफ़ी हो जाती थी। तो इस बेसिस पे, और कान के अंदर भी एडिनॉइड्स की वजह से समस्या आती है, सीरस ओटिटिस मीडिया बोलते हैं, उसमें फ्लूइड एक्युमुलेशन शुरू हो जाता है, हियरिंग लॉस शुरू हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें शुरू हो गई थी उसमें, तो उसमें एडिनॉइडेक्टमी एंड टॉन्सिलेक्टमी हमने करी थी, उसके बाद बच्चा बिल्कुल ही ठीक हो गया था। सो बेसिकली होता क्या है एडेनॉइड्स? एडिनॉइड्स को मैं ऐसा आम भाषा भाषा में उसमें बोलूँ तो वो नाक का टॉन्सिल बोल लीजिए उसको। तो टॉन्सिल का जो रियल मीनिंग है, एक्चुअल जहाँ से ये वर्ड आया है, उसका मतलब होता है गार्ड, गार्ड करना। तो माउथ के एंट्री पे और नोज़ की एंट्री पे ये गार्ड्स बैठे होते हैं टू फाइट विद द इन्फेक्शंस। तो लेकिन कई बार अगर बच्चा एलर्जिक है या रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है बच्चे को, तो उसमें टॉन्सिल का साइज़ और एडिनॉइड का साइज़ दोनों बड़ा हो सकता है, और वो जो हमारा एयरवे है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन की स्थिति आ गई कि नाक से सांस नहीं आ रही, बच्चा मुंह खोल के सांस लेगा, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जैसे दांतों की ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, आर्चिंग हो जाएगी, साइनसेस डेवलप नहीं होंगे, चेहरा लंबा होना शुरू हो जाता है, कान में सुनाई कम होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर सर्जिकल डिसीजन लेना चाहिए। तो हम इसको अर्ली डायग्नोज नहीं कर सकते क्यों कि? नहीं कर सकते? अर्ली डायग्नोसिस ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। आपको सिम्टम्स पहचानने हैं, ओके। और कि मोस्टली माउथ ब्रीदिंग, स्नोरिंग, नाक से पानी आना हमेशा, क्योंकि पीछे नाक बिल्कुल बंद होती है, तो जो नाक की सिक्रेशन होगी वो पीछे ना जा कर के आगे की तरफ गिरती रहती है। चाइल्ड रात को बच्चा सो नहीं पाता ठीक से, फाइट करता है फॉर एयर, पूरा दिन थका रहता है, एकेडमिक्स में भी असर पड़ता है, मल्टी लेवल प्रॉब्लम्स होती हैं विथ एडिनॉइड्स। जैसे रेगुलरली बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना कि बच्चा बीमार हो गया, उसको थायराइड हो गया है, टॉन्सिल्स हो गए हैं, व्हाट इज ये रूटीन गला खराब को टॉन्सिल कह देना, ये एक बहुत ही थोड़ा मिथ टाइप का मिथ नहीं बोलूँगा, बट हमेशा ये सही नहीं होता। गला खराब फेरेंजाइटिस की वजह से हो सकता है, यूवेलाइटिस की वजह से हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस की वजह से हो सकता है, तो हमेशा वो टॉन्सिल नहीं होता। इसीलिए उसका एग्जामिनेशन ज़रूरी है। अगर बार बार टॉन्सिल के इन्फेक्शन हो रहे हैं तो दैट नीड्स टू बी आई मीन सर्जिकली रिमूव्ड, अगर टॉन्सिल के इन्फेक्शन बहुत ही फ्रिक्वेंट हैं तो। जैसे सर नाक की हड्डी भी कई लोग को हम देखते हैं, वो बोलते हैं कि मैं अभी ट्रीटमेंट करा के आऊँ, मेरी नाक की हड्डी बढ़ गई थी, तो ऑपरेशन हुआ है। तो हमेशा अगर हमारे नाक की हड्डी बढ़ गई है तो दैट नीड्स अ सर्जरी और इट कैन बी? नहीं, हमेशा सर्जरी नहीं होती। मैं इसके काफ़ी अगेंस्ट रहता हूँ कि हर चीज़ को नाक की हड्डी टेढ़ी बोल करके सर्जरी नहीं की जाती है। नाक की हड्डी, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मोस्ट ऑफ द लोगों की टेढ़ी ही होती है। कुछ ना कुछ बेंट हर किसी का होता है, और डिपेंड करता है वो सिम्पटम्स क्या दे रहा है। अगर वो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर नाक आपकी बंद रह रही है, खुल नहीं रही है, तो जाके उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत है। या आपको स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही है और उसका कारण जो है वो नाक की हड्डी का टेढ़ापन है, तो फिर आप उसको ऑपरेट कराइए। बट अगर सिम्पटम्स बिल्कुल भी नहीं हैं, आप कंफर्टेबल हैं, दोनों साइड से सांस आपको बराबर आ रही है, तो थोड़ा बहुत जो बेंट है, इट नीड्स नॉट टू बी करेक्टेड, उसको सर्जरी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। ओके। और एक तो बहुत कॉमनली, जैसे अगर हमें जुकाम, सर्दी जुकाम भी है तो, और हमें साइनस है, ये हम दोनों में डिफरेंस कैसे गेज करें? मोस्टली लोगों को पता नहीं चलता कि नॉर्मल कोल्ड से उनको साइनस में कन्वर्ट हो जाता है,
सो डिफरेंस कैसे है, हम कैसे गेज करेंगे कि देखिए, इसके लिए ना आप बेसिक पहले ये समझो कि आप नॉर्मल कोल्ड और साइनोसाइटिस होता क्या है। कोल्ड बेसिकली नोज़ के अंदर की जो लाइनिंग है उसका इन्फ्लेमेशन है, जिसको हम जुकाम कहते हैं या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। साइनस की भी लाइनिंग सेम होती है और वो नाक से ही कनेक्ट होती है, सारे साइनस नाक में ही ड्रेन करते हैं। तो जब भी आपको जुकाम होता है, माइल्ड फॉर्म ऑफ साइनोसाइटिस भी होता है, बट दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। जुकाम ऑब्वियसली इन्फेक्शियस है, हर किसी को किसी न किसी फॉर्म में होएगा, फिर अपने आप वायरल है, 5-7 दिन में ठीक हो जाएगा। कुछ लोग जो हैं वो सीवियरली एलर्जिक होते हैं, उनमें जो है ये साइनस की जो लाइनिंग है ये परमानेंटली इन्फ्लेम्ड रहती है या फ्रीक्वेंटली इन्फ्लेम होती है। तो ऐसे सिचुएशन में उनका नाक बंद रहना, नाक से पानी आना, छींके आना, चेहरा भारी लगना, स्मेल नहीं आना, ये सारी चीज़ें जो है अगर कॉन्टिन्यूअसली रह रहे हैं, सो दे आर सफरिंग फ्रॉम द साइनोसाइटिस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस। और जैसे हमने न्यूबॉर्न बेबीज को देखा है, उनकी टंग्स मोस्टली वाइट रहती है, सो इज इट नॉर्मल? और इट इज़ कंप्लीटली नॉर्मल। तो हमें जैसे कि उसको क्लीन नहीं करना चाहिए, कई लोग टंग पे कपड़ा लगा के उसको बोलते हैं क्लीन करो। ऐसा रूटीनली ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आपको डिफरेशिएट करना चाहिए कि वो टंग का जो वाइटनेस है वो हेल्दी है या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है। कुछ कैंडिडियासिस, कई बार फंगल इन्फेक्शन होते हैं, उसमें भी टंग की वाइटनिंग होती है, लेकिन उसमें बच्चों को उसके साथ और भी सिम्टम्स आते हैं, दर्द होता है, बच्चा फीड लेना बंद कर देता है। नेचुरली अगर थोड़ी बहुत वाइटनिंग है, कोटिंग है, नथिंग टू वरी अबाउट। आप उसको फिंगर से हल्के कपड़े से साफ कर सकते हैं, जेंटली, उसको रगड़ना नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ नहीं करने की ज़रूरत होती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। नथिंग टू पैनिक एंड नथिंग टू वरी अबाउट। ओके। और जैसे पर्सनली सर मेरे को जैसे कोई परफ्यूम, अगर कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है किसी ने यूज़ किया और मैं उस रूम में चली गई, तो मेरे को ये नाक में पेन होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब ऐसा कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग सा फील होता है। आई थिंक कि लोगों को भी ऐसा कहीं होता है, पर मुझे ऐसा बहुत होता है कि जैसे एकदम स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज़ किया तो उसकी खुशबू से आई गेट दिस पेन। इवन वो एक और कुछ आता है पान पसंद करके, उसको भी कोई खा रहा है ना अगर दूर से, तो मेरी नाक में खुशबू से ईचिंग होने लग जाती है। उसकी जो डायग्नोसिस है वो थोड़ा-सा वेज़ोमोटर राइनाइटिस की तरफ जाता है। वेज़ोमोटर राइनाइटिस हम कहते हैं कि आपको आपके जो बेसिकली नाक से जो पानी आना या उसके जो नर्व्स होते हैं, उसके पीछे की जो नर्व्स होती है, जो पानी, इचिंग और ये सी चीज़ें कराती हैं, उसकी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। सो ऐसी सिचुएशन में अगर होता है तो द बेस्ट थिंग इज़ टू अवॉइड। अवॉइडेंस इज़ द बेस्ट थिंग, कि आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए अगर आपको पर्टिकुलर स्मेल से चीज़ें होती हैं। अगर बहुत सारी चीज़ों से होता है और वो अवॉइडेबल नहीं है, सो देयर इज़ द लेटेस्ट ट्रीटमेंट व्हिच इज़ कॉल्ड पीएनएन फॉर वेज़ोमोटर राइनाइटिस हम बोलते हैं उसको। पीएनएन बोलते हैं पोस्टीरियर नेज़ल नर्व न्यूरेक्टमी। तो ये जो नर्व होती है बहुत ही पतली नर्व होती है और इसका काम नोज़ की सिक्रीशन बढ़ाना, नोज़ में स्नीज़िंग, इचिंग, इसमें इसका रोल होता है। तो किसी में अगर ये हाइपर एक्टिविटी है, तो हम उस नर्व को बड़े ही सेफली कट कर देते हैं नोज़ के अंदर एंडोस्कोपिकली, व्हिच रिज़ॉल्व आई मीन सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। वेज़ोमोटर राइनाइटिस का बेसिकली ट्रीटमेंट ही यही है। ओके। जैसे और हम कुछ भी खाते हैं तो कभी किसी लोगों को प्रॉब्लम होता है, अगर उन्होंने बहुत स्पाइसी खा लिया तो उनको अल्सर हो जाते हैं माउथ के। सो अगर वो कैसे उसको रोक पाएंगे? मतलब देखिए, स्पाइसी फूड जो है ऑब्वियसली गला ख़राब तो करता ही है, वो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग पंजेंट चीज़ें होंगी तो वो गला ख़राब करेंगे। बट अगर आपको रूटीन खाने से भी समस्या हो रही है, तो यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम सम फूड एलर्जी, जिसका कि आप स्किन प्रिक टेस्ट करा के फूड एलर्जन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर मसाले से एलर्जी होती है तो सारी वेसल इन्गॉर्जमेंट एंड इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसमें सिम्पटम्स आने शुरू हो जाते हैं, पेन है। दूसरा सिम्पटम इसमें ना एक लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स भी बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को काफ़ी लंबे टाइम से एसिडिटी होती है। एसिडिटी जो है वो एसिड बार-बार गले तक आना और गला ख़राब करना, ऐसी इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप खट्टी या एसिडिक चीज़ें खाते हैं, आपका गला पकड़ लेता है। स्पेसिफ़िकली आपने सुना होगा, काफ़ी लोग कहते हैं कि सर मैंने कोल्ड ड्रिंक पी और मेरा गला ख़राब था। सो अगर इस टाइप की हिस्ट्री है तो आप कह सकते हैं कि वो पेशेंट को लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़, बेसिकली एसिड रिफ्लक्स डिज़ीज़ है, शुड बी इवैल्यूएटेड बाय अ गैस्ट्रो पीपल ऑल्सो, एंडोस्कोपी करनी चाहिए। और ऐसे पेशेंट्स में आपको जो स्फिंक्टर्स हैं बेसिकली वो रिलैक्स हो जाते हैं, चाहे जो इसोफिगस में छोटे-छोटे स्फिंक्टर्स होते हैं। शायद मेरी सिस्टर भी आपके पास आई थी, उसने बोला कि सर ने मुझे बोला कॉफी मत पियो। कॉफ़ी जो है वो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है ओके। और एसिडिटी भी बढ़ाता है। एसिडिटी बढ़ाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट जो रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। वो रिलैक्स होंगे तो आपके जो बर्पिंग है उसके साथ-साथ वो फ्रीक्वेंटली जो है एसिडिटी ऊपर आएगी। कॉफ़ी ऐसा मना नहीं होता, बट अगर किसी को सिम्पटम्स आ गए हैं तो कुछ टाइम के लिए उसको रोकना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
एक्सरसाइज जो हमारी इंडियन सोसाइटी में मिसिंग है, बहुत ही कम लोग बाहर निकलते हैं। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी अच्छी होती है, एंड जो खाना बहुत कम समय के लिए अपनी जगह पे बैठा रहता है। अदरवाइज़ आप अगर सेडेंट्री हैं, बैठे ही रहेंगे, तो खाना पड़ा रहेगा, उसकी मोटिलिटी मूवमेंट उसकी काफ़ी स्लो होगी, और उसमें फ्लैटुलेंस के चांसेस बढ़ेंगे। सर मैंने ना एक वीडियो देखी, उसने क्या था कि नोज के हेयर रिमूव करा रहे वैक्स से। आई थिंक पर्सनली इट इज नॉट सेफ, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कहीं आपसे ही सुना था शायद, नाक में जो बाल होते हैं दे सेव्स अस, जब हम ब्रीथ लेते हैं तो उसको। तो आप इसमें बताइए, इज इट सेफ, इज इट, आई डोंट। नाक के अंदर जो बाल हैं वो ऐसा भगवान ने कुछ सोच समझ करके ही दिए हैं। तो दैट इज़ टू नोज़ की स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमारे पास प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स हैं बेसिकली फ्रॉम द आउटसाइड पॉल्यूटेंट्स। तो जो बड़े फिल्टर्स, बड़े आपके एलर्जेंस हैं, उनको वो बाहर, जैसे कॉटन विस्प है या कोई बड़ी चीज़ है, उसको वो सबसे पहला जो फ़िल्टर है हमारे, वो नाक के बाल ही हैं। तो वो उसको रोकने में हेल्प करता है। यू कैन ऑब्वियसली, इफ इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द नोज़, तो यू कैन ट्रिम इट। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो नाक के अंदर के बाल है, या उसके अंदर जो बेस है उसका, जो हेयर फॉलिकल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर स्टैफ ऑरियस एक बैक्टीरिया होता है, वो कॉमनली रिजाइड करता है, वो रहता ही है वहीं पे, और दे आर वेटिंग। आपने बाल तोड़ का नाम सुना ही होगा। हाँ बात। तो जब आप उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, वहाँ इंजरी होती है, जैसे मैंने कान में आपको बताया कि वो ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाता है, वैसी सिचुएशन नोज़ में भी हो सकती है, एंड इट इज़ वेरी पेनफुल। तो आपको कभी भी उसको ना, ऐसा क्लिपिंग इज़ अलाउड, बट उसके से बेस के साथ छेड़छाड़, उसको खींचना, उसको तोड़ना, वो जो है वो डेंजरस कंडीशन है, शुड नॉट बी डन। और क्लिपिंग इज़ अलाउड, क्लिपिंग आप करिए, कोई इश्यू नहीं है उसमें। बट आई सॉ दैट पूरा वैक्स अंदर से लगा के उसको पूरा रिमूव कर दिया। आई वाज सरप्राइज कि दैट इज। दूसरा सर, जो आजकल टंग कैंसर्स, ये सिर्फ कुछ जैसे तंबाकू वगैरह खाने से ही होता है, हर पिक्चर के बीच में वो दिखाए जाते हैं ना, उनको देख के बहुत डर सा लगता है। सो आप क्या बताएंगे, किसी को टंग कैंसर है, कैसे वो उसको पहले डायग्नोस कर ले, प्रिकॉशंस? ओके, बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है। मूवीज़ के पहले दिखाते हैं, बट मानता कोई नहीं है। हाँ, लिखा भी होता है सिगरेट बॉक्स पे कि तब भी। टंग कैंसर्स मोस्टली, ओरल कैंसर्स की बात करूंगा, क्योंकि टंग कैंसर इज़ अ पार्ट ऑफ ओरल कैविटी। तो टंग कैंसर, बक्कल मिकोजा कैंसर, वो सारी सेम ही चीज़ है। इसके जो रिस्क फैक्टर हैं, वो ऑब्वियसली जो नंबर वन पे हैं वो टोबैको ही है, इन एनी फॉर्म। टोबैको चूइंग से लेकर के स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओरल कैंसर को बढ़ावा देती हैं। एक बहुत बड़ा कारण जो काफ़ी छिपा रहता है, वो है शार्प टूथ। कई पेशेंट मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि सर, हमने तो कभी पिया नहीं, कभी खाया नहीं, बट मुंह का कैंसर हो गया, तो वो किस वजह से हुआ। और इसको जो खाने पीने वाले हैं, वो इसको एज अ डिफेंस मैकेनिज्म भी यूज़ करते हैं कि यार देखो, मैं तो खा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, उसने तो कुछ खाया नहीं, उसको हो गया। तो ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि उनको माउथ में ऑब्वियसली और रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम समझते नहीं हैं, जिसमें शार्प टूथ है, जो रिकरेंट ट्रॉमा, रिकरेंट आपकी जीभ या बकल मिकोजा को इंजर कर रहा होता है, और बॉडी उसको रिपेयर कर रही होती है। तो ये इंजरी और रिपेयर के बीच में कई बार कुछ सेल्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं इनटू कैंसर सेल्स, और वो कैंसर बन सकते हैं। अगेन, कुछ के मुंह में शार्प टूथ भी नहीं है, कोई सब्सटेंस अब्यूज़ भी नहीं है, तब भी उनको ओरल कैंसर हो सकता है, बिकॉज़ कुछ वायरसेस हैं जो कैंसर इंडिपेंडेंटली कराने की काबिलियत रखते हैं, जिसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, एचपीवी एसोसिएटेड कैंसर्स होते हैं, बट चांसेस आर वेरी लेस। अगर हेल्दी लाइफस्टाइल है तो चांसेस कम होते हैं, और उसकी वैक्सीन भी आती है, एचपीवी वैक्सीन भी आती है, जो जनरली सर्वाइकल कैंसर में हम कराते हैं। सर्वाइकल कैंसर का जो कारण होता है, वही वायरस जो है वो ओरल कैंसर भी कराता है। तो उस वायरस के लिए एक वैक्सीनेशन आती है, वो करा सकते हैं उससे प्रिवेंट करने के लिए। सर स्लीप एप्निया क्या होता है? जब मैं ऐसे वीडियोस देख रही थी ईएनटी से रिलेटेड, तो ये काफी लोगों ने पूछा था कि स्लीप एप्निया सो क्या है ये, जरा आप ब्रीफ बताएंगे सर? बिल्कुल। स्लीप एपनिया बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें कि जब भी पेशेंट सोता है, सोने के बाद उसका जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, सांस प्रॉपर नहीं आ पाती है। कारण बहुत हो सकते हैं, नोज़ ब्लॉकेज से लेकर के टंग का पीछे फॉल होना, या कोलैप्स होना एयरवे का विथ प्रेशर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। होता ये है कि एक ब्रीफ पीरियड ऑफ सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग होता है, सांस बिल्कुल ही रुक जाती है और पेशेंट घबरा के उठ जाता है। पेशेंट उठता है, परेशान होता है, बहुत पैनिक होता है, फिर सांस आती है, फिर अगेन ही गोज़ टू स्लीप। तो ऐसी सिचुएशन, अभी की जो रीसेंट हमारी थ्योरीज़ हैं उसमें ये है कि स्लीप एपनिया अगर बहुत फ्रीक्वेंट है,
तो ये आपको सारे टाइप के मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स और प्रॉब्लम्स करा सकता है, जिसमें अर्ली डायबिटीज़ है, कार्डियक डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है। क्योंकि जब भी सांस रुकती है रात को सपने में, रात को सोने के टाइम पे, तो आपका जो कैटेकोलामीन्स है, एड्रेनलिन, एपिनेफ्रीन बॉडी में जो होती हैं, वो बहुत ही तेज़ सर्ज करती हैं, जो बीपी बढ़ाता है, हार्ट रेट बढ़ाता है, आपके रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाता है, सारी चीज़ें बढ़ाता है। फिर वो डाउन होती हैं। तो ये अप एंड डाउन पूरी रात चलता रहेगा, तो बॉडी का जो सारा सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। तो यू आर सब्जेक्टेड टू अर्ली कार्डियोवैस्कुलर रिस्क्स। ओके। सो ये ईएनटी डॉक्टर कैसे वो कर सकते हैं? इसका जो डायग्नोसिस है वो बहुत ही सिंपल है। एक पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट होता है, पीएसजी बोलते हैं शॉर्ट में उसको। उसमें आपको रात को, वो कई बार सेंटर्स पे ही होता है और कई बार वो मशीन्स लेके घर पे भी लगा जाते हैं। तो उसमें आपको वो अलग अलग प्रोब्स एंड बाकी चीज़ें लगा देंगे, एंड दे विल कलेक्ट द डाटा कि एपनिया, हाइपोएपनिया कितने टाइम्स रात को हो रहा है। उसके हिसाब से वो इंडेक्स निकालते हैं, और इंडेक्स के हिसाब से सीवियरिटी आती है कि एपनिया का कितना सीवियर है आपका, और उसको ट्रीटमेंट की कितनी ज़रूरत है। तो उसका जो पहला ट्रीटमेंट है वो सबसे सिंपल है। उसमें आपको वेट रिडक्शन, मोस्टली वेट इंक्रीज से ही इसका संबंध रहता है, मोस्टली, सारे नहीं। तो वेट लॉस जो है एंड हेल्दी लाइफस्टाइल उसका पहला गोल होता है। उसके बाद सीपैप या बाईपैप की मशीन लगा सकते हैं, जो कि प्रेशर जो है वो अंदर रेस्पिरेशन के साथ उसको मॉड्यूलेट करके एयरवे खोल देते हैं। थर्ड में इसकी सर्जरीज भी करते हैं हम लोग, जिसमें कि नोज़ ओपन करना, टॉन्सिलेक्टमी करना, कुछ पैलेटोप्लास्टीज करना या फेरिंगोप्लास्टी करना। ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, डिपेंडिंग कि किस पेशेंट की क्या सीवियरिटी और क्या टाइप ऑफ स्लीप एपनिया उसको हो रहा है। कैन दिस लीड टू डेथ? डेफिनेटली यस। जो आप बता रहे हो ना सिम्टम, ऐसा रिसेंटली हमारे एक फैमिली मेंबर्स थे, वो रात को सोए तो नॉर्मल जैसे वो मॉर्निंग में उठते 7 o'clock के आसपास उनकी वाइफ ने उनको हिलाया, तो वो उनका क्या, उन्होंने बताया था हमें कि वो बहुत खराटे की आवाज़ आ रही थी, खराटे ले रहे, तो उन्होंने उनको हाथ लगा के बोला कि आप बहुत तेज खराटे ले रहे हो, थोड़ा डाउन हो जाओ। फिर वो सो गए। कहती विद इन 5 मिनट जब मैंने दोबारा उनको देखा तो वो बहुत मतलब जैसे नहीं कर पाए कंट्रोल। फिर जब तक वो उठ के डॉक्टर को बुलाती, विद इन 5-10 minutes ही वॉज नॉट देयर। Again, he must be suffering from sleep apnea since very long. Untreated sleep apnea can be dangerous, can lead to certain cardiac arrest in sleep and while awake also. वो किसी भी टाइम पे आ सकता है, और मोस्टली दे आर बिकॉज ऑफ दिस अंडरलाइंग प्रॉब्लम, स्लीप एपनिया की वजह से एक सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। क्योंकि जो आपने जब जैसे समझाया ना भी, तो मुझे, मैं रिकॉल कर रही हूँ, तो वो सेम मैच हो रहा है कि दैट कुड बी हो द सकता रीजन। है, बिल्कुल हो सकता सो प्लीज गाइज इस पे जरूर ध्यान दें। स्लीप एपनिया इज बिग बिग टाइम इशू, अगर आप उसका ध्यान नहीं देते हैं तो जरूर। और उसके अलावा सर, जैसे यूजुअली नाक में कभी गर्मी के मारे कहते हैं ना, पुराने लोग कहते हैं कि कान नाक में से खून आ रहा है तो सर ऊपर कर लो, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, तो क्या रीजन हो सकते हैं नाक में से खून आने के? है। मोस्टली जो हमारा नाक के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, द स्किन विच गोज इनसाइड, इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड फुल ऑफ ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल होती है। तो हवा में नमी जब भी कम होगी तो वो घर्षण ज़्यादा होता है, उसकी वजह से नाक की नस फट सकती है। एक्सट्रीम गर्मी में और एक्सट्रीम ठंड में, दोनों टाइम पे ये सिचुएशन हो सकती है। तो नाक की नस अगर फटती है तो ब्लीडिंग आपको आ सकती है। अगेन ये ब्लीडिंग एंटीरियर हो सकती है, आगे की तरफ ज़्यादा आ सकती है, या पोस्टीरियर हो सकती है, जनरली पीछे की तरफ मुंह के रास्ते ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। हाइपरटेंशन में भी ब्लीडिंग हो सकती है, मोस्टली पोस्टीरियर होती है, नाक के पीछे वाली नस फटती है, तो ओरल ब्लीड ज़्यादा आता है हाइपरटेंशन में बीपी वाले पेशेंट्स को। तो ऐसी सिचुएशन जब भी होती है, तो एक जो सबसे बड़ा मिथ है कि आप ना पीछे सर कर लो, या सर पे कपड़ा डाल दो, या पानी डाल दो, बर्फ़ डाल दो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिथ हैं। सर को पीछे बिल्कुल नहीं करना। सर अगर आप पीछे करेंगे तो जो ब्लड आगे आना है वो गले में जाएगा, गले के थ्रू आपकी सांस के रास्ते जा सकता है, आपको सांस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में आपको सॉलो भी करना पड़े, सॉलो भी करेंगे आप उसको, फिर पेट में अगर जाएगा तो वॉमिटिंग भी आएगी, फिर ब्लड की आएगी। So that is the problem. The only thing which you can do at home is pinch the nose, आगे की तरफ झुकना है और नोज को दबाना है। 10 to 15 minutes के लिए उसको बिल्कुल पैक करके टाइट दबा के आगे की तरफ झुक के बैठना है आपने। तो ऐसे में 90 to 95% जो नेजल ब्लीड्स है ना वो बंद हो जाएंगी। अगर उसके नोज़ के आसपास आप थोड़ी आइस लगा सकते हैं, उससे थोड़ा वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होता है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग कंट्रोल होती है। बट द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ दिस नोज़ पिंचिंग, ट्रॉटर्स मेथड इसको बोलते हैं। 10 to 15 minutes, उसके बाद आप एक बार खोल के देखें, उसके बाद भी आ रही है तो फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, तब तक आप यू सीक फॉर द मेडिकल हेल्प, आप ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट करें। सो सर ये नॉर्मल होता है? क्योंकि कई बच्चे मैंने देखे हैं जिनको होता है, हर महीने हो जाता है, तो वो कहते हैं कि इसको तो नॉर्मल है, अभी ठीक हो जाएगा। बच्चों में ये मोस्टली एंड ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स इट इज़ बिकॉज ऑफ द नोज़ पिकिंग।
नाखून बड़े होते हैं, बच्चा नाक में उंगली डाल रहा होता है और नाक की जो वेस्कुलेचर है वहाँ पे डैमेज हो रहा होता है। तो उस डैमेज की वजह से नस फट जाती है, बच्चे को ब्लीडिंग आ जाती है। आप बच्चे के नाखून काट के रखें, बच्चे को समझाएं कि नोज़ पिकिंग नहीं करनी चाहिए। अगर नोज़ में कुछ उसको इरिटेशन हो रही है तो सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स बच्चे में डाल सकते हैं, जिससे नोज़ की इरिटेशन थोड़ी कम हो जाए उसकी। इसके अलावा आप इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएँगे। ओके। जैसे न्यूबॉर्न बेबी में सर मैंने देखा है कि शुरू के 3-4 महीने ना बहुत नाक बंद हो जाती है सर्दी में बच्चे, तो उसको कैसे दवाई वो बिल्कुल कॉमन है। नेज़ल ड्रॉप में छोटे बच्चों में जनरली मेडिकेटेड नेज़ल ड्रॉप्स हम यूज़ नहीं करते हैं। म्यूकस की वजह से होता है, क्योंकि बच्चे को स्निफ़ करना नहीं आता। बच्चा स्निफ़ नहीं कर सकता, अपनी सिक्रीशन अंदर नहीं ले सकता, वो सीखना होता है आगे चल के। तो ऐसी सिचुएशन में आप बच्चे के नोज़ में सलाइन नेज़ल ड्रॉप डालिए। सलाइन बिल्कुल सेफ़ है, दिन में 5 से 6 बार 7 बार डाल सकते हैं। म्यूकस को डिज़ॉल्व भी करता है और उसको पास करने में बच्चे को हेल्प करता है। सर आप तो ऑलरेडी इतने टाइम से इस प्रोफेशन में है, तो मतलब ऐसी कोई स्टोरी जो आपके खुद दिल को टच करी हो कि मतलब आपको भी अच्छा लगा हो कि मैंने इसको ठीक करा। बहुत ऐसे तो रोज ही हर किसी को ठीक करके आपको ऐसा कुछ होता है ना, हार्ट टचिंग होती है बहुत ही। ऐसा कोई गुड साइड और कोई बैड साइड दोनों फेज आते हैं लाइफ में, तो आप एक कोई स्टोरी शेयर करेंगे हमारे साथ अपनी? मैं 2 स्टोरीज़ बताऊँगा। एक अच्छे नोट पे है, एक थोड़ा-सा बुरे नोट पे है। बट दोनों जाननी ज़रूरी है। तो जो पहले मैं अच्छे नोट पे बताता हूँ कि आपको याद होगा कोविड टाइम आया था। कोविड में मैं एलएनजेपी हॉस्पिटल में था और लोकनायक हॉस्पिटल ही नोडल सेंटर था। कोविड के जस्ट साथ-साथ ब्लैक फंगस चला था बहुत ज़्यादा। तो ब्लैक फंगस इज़ नथिंग बट इसको साइनोनेज़ल म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। वो हमारे डोमेन में ही पड़ता है, ईएनटी में ही पड़ता है और सारे जो टिश्यूज़ हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं, फंगस का अटैक होता है बेसिकली। तो उस टाइम पे एलएनजेपी में एक पेशेंट, रूटीनली पेशेंट, पूरे दिल्ली के पेशेंट्स आ रहे थे, क्योंकि उसकी जो दवाइयाँ थी बड़ी लिमिटेड थी, मिल नहीं रही थी। एलएनजेपी में उस टाइम हमारे पास अवेलेबल थी, तो पूरी दिल्ली से पेशेंट हमारे पास आ रहे थे। तो एक पटना से पेशेंट आया था। वो पेशेंट बहुत सिक था, डायबिटिक था, मोस्टली डायबिटीज़ में ही होता है ब्लैक फंगस। और वो आईसीयू में आया, वो कैजुअल्टी पहुँचा और वहाँ पे कोलैप्स हो गए। पेशेंट कोलैप्स्ड और इंटुबेट हो गया। इंटुबेशन के बाद पेशेंट को आईसीयू भेज दिया गया। तो उसमें ऑब्वियसली डायग्नोसिस वाज ब्लैक फंगस ओनली। तो ब्लैक फंगस जनरली जब ब्रेन में चला जाता है तो उसकी जो मोर्टेलिटी है वो 90% से ऊपर चली जाती है, कि 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि पेशेंट जो है वो नहीं बचेगा अगर ब्रेन के अंदर चला गया तो ही वॉज इन आईसीयू। हम लोग भी राउंड्स होते थे, बट हमारे पास भी उम्मीद ज़्यादा थी नहीं कि ये निकल पाएगा आईसीयू से, क्योंकि सर्जरी के लिए पेशेंट फिट नहीं था। Then one of my consultant and a very, I mean, is like a fatherly figure to me, Dr. Vikram Badwa. Sir told me, कि Vikas, can we, I mean, operate him? Because anyways, patient is not going to survive. So can we take a chance? Yes, sir, it's your call, as you say. Then he took all the efforts. Again, he was supported by Dr. Ravi Meher also. He is currently the head of department in मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। तो ये सब ने कलेक्टिव डिसीजन लिया, एनेस्थीसिया कंसल्टेंट से बात करी कि सर कैन वी ऑपरेट। तो एनेस्थीसिया वालों ने कहा कि सी इज़ इन वेरी बैड स्टेट, पेशेंट को स्ट्रोक भी हो गया, आधी बॉडी भी पैरालाइज हो गई बिकॉज ऑफ द फंगल इन्फेक्शन, और ऑलमोस्ट गॉन केस था। दे टोल्ड अस कि 30 to 40 मिनट से ज़्यादा सर्जिकल टाइम हम आपको नहीं दे पाएंगे। Then we formed a team and we decided that we have to operate. And sir gave me the opportunity. He told me, because since it has to be done very fast, you do it. So I say I will do it. तो हमने ओटी में पेशेंट लिया, आईसीयू से ही ट्रांसफ़र हुआ एंड विद इन 40 मिनट्स वी डिड द केस। मैंने ऑपरेट कर दिया, ऑपरेट करके वापस आईसीयू भेज दिया, क्योंकि पेशेंट तो वैसा ही था जैसा था। तो हो गया उसका, पोस्ट ऑप केयर्स वगैरह सब चल रहा था, बट उम्मीद हमें बहुत ज़्यादा थी नहीं। तो 2 महीने बाद मेरे जूनियर ने मेरे को बोला कि सर वो आईसीयू चलना है, उसका एक्सट्यूबेशन है एक पेशेंट का। मैंने कहा किसका है? तो ये टोल्ड मी कि सर वो हमने ऑपरेट करा था 2 महीने पहले। मैंने कहा उसको हम वापस ला रहे हैं, एक्सट्यूबेट कर रहे हैं? देन ही टोल्ड मी कि हाँ सर वो ना ठीक हो रहा है, तो ही इज़ रिस्पॉन्डिंग। तो फिर हम आईसीयू गए, आईसीयू में उसको एक्सट्यूबेट किया, ही केम बैक। अभी भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, बट ही वाज कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड। फिर आईसीयू में रहा वो 1 महीना, और 1 महीने बाद उसको फिर जब वार्ड शिफ्ट करा तो हिज हाफ ऑफ द बॉडी वाज नॉट वर्किंग, बट स्टिल ही मैनेज टू राइट अ नोट दैट वी आर वेरी, आई एम वेरी थैंकफुल। एंड तो वो 4 से 5 महीना भर्ती रखा उसको हमने, एंड ही वेंट बैक वॉकिंग। वी हैड नो होप कि हमें वो पेशेंट बचेगा, but somehow he fought back. So these are the
केसेस, दीज आर सम ऑफ द केसेस जो ऐसा हमें मोटिवेट करते हैं टू डू गुड वर्क एंड टू कीप कंटिन्यूइंग डूइंग गुड वर्क। गूज़बम्प आ गए आपके स्टोरी सुन के, बिकॉज़ कोविड के टाइम पे मैं पर्सनली मैंने देखे थे ब्लैक फंगस की वजह से वन ऑफ माय फ्रेंड वेंट, मतलब चले गए दुनिया से वो, क्योंकि वो क्योर ही नहीं हो पाया। ब्लैक फंगस में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जो हमारा डाटा था, जो हमारा पेपर था मौलाना आज़ाद से, 400 से 500 पेशेंट से ज़्यादा हम लोगों ने ऑपरेट किए थे। और जो हमारा स्टडी है वो इट वाज इन कंट्रास्ट टू द स्टडी फ्रॉम द वर्ल्ड। उसमें हमारे पास सर्वाइवल रेट्स काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे सर्वाइवल रेट्स थे। इवन आफ्टर गोइंग इनसाइड द ब्रेन आल्सो हमने बहुत पेशेंट्स बचाए थे। सो जनरली भी ये हो जाता है क्या ब्लैक फंगल? डायबिटिक पेशेंट्स आर एट ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्लैक फंगस। इट इज़ वेरी फलमिनेंट। आज अगर डेवलप होगा तो हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर पेशेंट सीधा आईसीयू में नज़र आएगा, और मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है। तो इसमें जो हमारा जो कंक्लूजन था स्टडी का, मैंने ही पेपर लिखा था वो, तो उसका कंक्लूजन यही था कि डायग्नोज इट एज अर्ली एज पॉसिबल एंड ऑपरेट एज सुन एज पॉसिबल। डू नॉट वेट फॉर एनी हिस्टोपैथोलॉजिकल इवैल्यूएशन और डायग्नोसिस। आप इसको रेडियोलॉजिकली डायग्नोज करो, एमआरआई सीटी स्कैन पे क्लिनिकली डायग्नोज करो एंड जस्ट डिब्राइड। सो मतलब कि ये गेज हम नहीं कर सकते इमीडिएट, पहले आपको डायबिटीज़ होगा फिर इसके चांसेस होते हैं। हर डायबिटिक पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग साइनोनेजल म्यूकोरमाइकोसिस। एवरी जितना ग्लाइसेमिक कंट्रोल आपका पुअर रहेगा उतने ज़्यादा आप रिस्क पे हैं साइनोनेजल म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस डायग्नोस करने के। बच्चों को भी होता है ऐसे? चाइल्ड के बच्चों के केसेस भी हम लोगों ने ऑपरेट करे हैं, बट कम, बट हमने बच्चों में भी ऑपरेट करे हैं। ओके, तो ये तो थी एक थोड़ी गुड स्टोरी ऑफ व्हाट्स द बैड वर्डीज। सैड स्टोरी बेसिकली, आई वॉज डूइंग सीनियर रेजिडेंसी एट दैट टाइम। एक ना बीमारी होती है, डिप्थीरिया बोलते हैं उसको, जिसकी वैक्सीन भी लगती है, डीपीटी वैक्सीन जिसको बोलते हैं। तो सबको लगती। तो कई जो थोड़े पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं वो वैक्सीन नहीं लगवाते या मिस कर जाते हैं। तो उधर इमरजेंसी में रात को अराउंड 11 बजे के आसपास पेशेंट के बच्चा था, और उसमें ना सांस का रास्ता जो है वो बंद हो जाता है, सांस नहीं आती। तो बच्चे का ऑक्सीजन बहुत रैपिडली डाउन होता है। तो एक इमरजेंसी सर्जरी बोलते हैं उसमें, इमरजेंसी टेक्योटमी बोलते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, उसमें जो सांस का रास्ता होता है उसके अंदर जल्दी से जल्दी एक सांस के लिए ट्यूब डालनी होती है। नहीं तो ये बीमारी मेम्ब्रेन बनाती है, आपके सांस का रास्ता ही ब्लॉक कर देगी, आप सांस नहीं कर पाएंगे। तो उस मेम्ब्रेन को बाईपास करके नीचे हमें ट्यूब डालनी पड़ती है, जिससे सांस यहाँ से आ जाए। ऊपर से नहीं आ रही तो आपकी सांस नीचे से आ जाएगी। दैट इज़ द लाइफ सेविंग प्रोसीजर फॉर डिप्थेरिया। तो जूनियर्स ने बोला कि सर डिप्थीरिया का आया है बच्चा, एंड द कंडीशन वाज वेरी बैड। 40% SpO2 पे आया था बच्चा, और फाइटिंग लाइक हेल। 4 से 5 साल का बच्चा था। तो उसको हमने बोला कि सारी तैयारी शुरू करो, जाके उसमें टाइम नहीं होता, तो जल्दी से जल्दी उसको स्टार्ट करो। जब तक तैयारी चल रही थी 4-5 मिनट मैं कंसेंट ले रहा था, मैं उसके फादर को एक्सप्लेन कर रहा था कि आप मतलब डिप्थीरिया है और सर्जरी के टाइम पे भी कुछ भी हो सकता है, बच्चे हो सकता है, नहीं भी बचा सकते हैं अगर ट्यूब टाइम पे नहीं डल पाए तो। देन ही सेड कि सर आपको जो करना है करो। मेरे 4 बच्चे थे, 3 बच्चे डिप्थीरिया से मर चुके हैं पिछले 3 दिन में, एंड दिस इज द लास्ट चाइल्ड आई हैव। तो दैट वाज द एंड वी आई मीन डिड द सर्जरी, बट उस टाइम वो बच्चा सर्वाइव हो गया। बट उसमें ना कार्डियोमायोपैथी भी होती है। ट्यूब डल गई, SpO2 ठीक हो गया, सब सेटल हो गया। तो कार्डियोमायोपैथी में बेसिकली हार्ट पे भी वो अटैक करता है, बट वो बाद में होती है, वो इनिशियल नहीं होती। तो इनिशियली हमने बचा लिया, पेशेंट बढ़िया हो गया, हम बड़े खुश हो गए। 2 महीने बाद मैं पीडियाट्रिक्स वार्ड के राउंड्स लगा रहा था, उधर किसी पेशेंट को दिखा गया था, तो ही मेट मी। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा सर कुछ नहीं, वो तो ठीक हो गया था, अभी हार्ट में आ गया है, नाउ ही इज इंट्यूबेटेड इन ICU, एंड सब्सिक्वेंटली we lost that child after 2 months. That was then very shocking for us that the whole family, generation was wiped away because of this deadly infectious disease, which is highly preventable. अब कई पेशेंट्स को जब कैंसर्स हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो टू सम एक्सटेंट इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि हम मतलब अब हो गया तो अब वी नो द नेचर ऑफ डिजीज़ एंड वी कांट स्टॉप इट। बट ऐसे पेशेंट्स जहाँ ऐसे एक वैक्सीन ना लगाने की वजह से अगर फैमिलीज़ वाइप अप हो जा रही हैं, तो उसमें हमें, मैं लैक ऑफ अवेयरनेस ही बोलूँगा, और तो इसमें कुछ बोल नहीं सकता। एक सिंपल इंजेक्शन जो है वो बच्चे की लाइफ बचा सकता है। तो वैक्सीनेशन कभी भी मिस ना करें, स्पेशली डिप्थीरियाज, दे आर आई मीन डेडली। तो सारी वैक्सीनेशन टाइम पे होनी चाहिए।
So that was the, I mean, sad story we. मतलब 3 ऑलरेडी, तो उनको किसी ने पहले बताया नहीं होगा ना कि 3, पहले उनको खुद ये पता है कि इस बीमारी की वजह से 3 बच्चे चले गए हैं। They went in subsequently in a span of 1 week. सच्ची में मतलब ऐसा लगता है ना बच्चों को देख के, आप तो रोज ही डील करते हो ना, मेरे को कोई बोले ना डॉक्टर बनने को तो मेरे तो हाथ देख के कांप जाऊं मैं। आप सर्जरी करते हो सब, तो कैसा मतलब व्हाट मेक यू टू चूज दिस? The happiness after a successful treatment, the happiness is too much. We thrive for these, especially I thrive for these kind of expressions when the parents are so happy, they come to us कि हमारे बच्चा था, ऐसा था, वैसा था, हम अपने ऑपरेट करा ठीक हो गया, या कई अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं, या सर्जरी हमारी अच्छी होती है। कैंसर सर्जरीज कई बार जब खुश अच्छी होती है तो 3 साल बाद 4 साल बाद पेशेंट आते हैं कि सर आपने 4 साल पहले किया था, वी आर गुड, तो वी फील गुड, वी फील accomplished, and that is the only thing, even after having so much of hectic work, that keeps us going, and I think that should be the motto. आपने क्यों डॉक्टरी लाइन चूज करी? नहीं, डॉक्टरी लाइन चूज इंडियन सोसाइटी में खुद नहीं करता, पेरेंट्स की तरफ से होता है, बट टिल एमबीबीएस आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये कितना इनॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मैं एमएस करा या सीनियर रेजिडेंसी खत्म करी, देन धीरे धीरे आई स्टार्टेड टू, केस बाय केस आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कितनी हैवी और कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है। एग्जैक्टली हर प्रोफेशन में गलती की गुंजाइश है, हमारी प्रोफेशन में गलती की गुंजाइश नहीं है। तो आप गलती अवॉइड तो नहीं कर सकते कम्प्लीटली, बट ऑब्वियसली लगातार आप उसको अपडेट रखिए, पढ़िए, अलग अलग जगह जाके सीखिए, अच्छा काम करिए, जिससे ये मिनिमाइज हो पाए। ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे। सो आप यंग जनरेशन को कैसे मोटिवेट करोगे टू बी ईएनटी सर्जन? बिकॉज डॉक्टर तो सब बनते हैं, व्हिच फील्ड्स टू चूज? आई थिंक इंडिया में ईएनटी आई थिंक किसी को मैंने कभी सुना नहीं है। डॉक्टर बनना है, ये लाइन रहेगी सबकी, स्पेसिफिकेशन नहीं पता। सो इफ समबडी वांट्स टू बी अ ईएनटी सर्जन, व्हाट ही और शी नीड्स टू बी? उसमें 2 चीज़ें हैं जो मैं बड़ी ही क्लियरली बोलूँगा, क्योंकि बड़े यंग जनरेशन आते हैं मेरे हमारे पास, अभी भी आते हैं कि सर हम कौन सी ब्रांच लें। और जब आप ब्रांच चूज़ करने जाते हो तो आपको एग्जैक्टली ब्रांच के बारे में 5% भी नहीं पता होता, 5% भी नहीं पता होता जब आप चूज़ करने जाते हो, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं, आपने बस एक इंडिविजुअल देखा जो उस ब्रांच से निकला है। अगर वो अब उसका क्या आपको फैसिनेट करता है आई डोंट नो, बट ज़रूरी नहीं है कि उस ब्रांच को लेने के बाद आपको वही चीज़ें मिलें जो उसको मिले हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो पहले आप डिसाइड करो कि आप जिस ब्रांच, जो भी ब्रांच आपको मिलेगा, उसमें उसको लेके आप कितने कमिटेड हो। जैसे हम लोग जब ब्रांच चूज़ करने जा रहे थे तो हमारे पास 2-3 ब्रांच है, मैंने कहा सर्जिकल लेना है, सर्जिकल इज़ गुड, और जो भी मिलेगी उसमें अच्छा करेंगे चाहे जो भी हो। सो आई हैड नो आइडिया अबाउट ईएनटी, ईएनटी बस मिल गई, ईएनटी साइकेट्री की 2-4 चीज़ें थी, रैंक थोड़ी पीछे थी हम लोगों की तो वी गॉट दिस ब्रांच, बट द थिंग विच वाज इन माय माइंड वाज कि जो मिलेगा उसमें अच्छा करना है चाहे जो भी मिले, और ये मेडिकल के 19 के 19 ब्रांचेस में सब में फिट बैठता है। तो सक्सेसफुल लोग कमज़ोर से कमज़ोर ब्रांच, जो कहे जाने वाले कमज़ोर ब्रांच होते हैं, उसमें भी सक्सेसफुल एक से एक लोग हैं, और अच्छे से अच्छे ब्रांच जो टॉप रेडियोलॉजी ब्रांच जिसको या डर्मेटोलॉजी करते हैं उसमें भी फेलियर्स हैं। फेलियर्स मतलब मैं उसमें वैसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ही फेलियर का मतलब कई लोग फाइनेंशियल फेलियर बोलते हैं, या कई लोग खुश नहीं हैं अपना काम करके, कह रहे नहीं हमें इसमें मज़ा नहीं आ रहा। सो यू शुड नो व्हाट थिंग्स यू एन्जॉय, इफ़ यू कीप एन्जॉइंग योर वर्क, बाकी सारी चीज़ें उसके साथ चली आती हैं। एक चीज़ के पीछे भागना नहीं होता, जस्ट फॉलो द पैशन, काम आप करो, बाकी जितनी चीज़ें आपके मन में हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए वो उसके साथ आ जाएँ। उसके लिए आपको अलग से एफर्ट करने की ज़रूरत। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो ऑन मच दिस फॉर। नोट, आप मैं आज हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा। सो गाइज, आपके भी कोई क्वेश्चन होंगे डॉक्टर विकास से, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिएगा। हम फिर से एक सेशन अरेंज कर सकते हैं सर के साथ, अगर आपको कुछ क्वेरी रहेगी, और किसी को पर्सनली सर से मिलना है तो क्लिनिक का डिटेल्स भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू आज के लिए, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।